फाइनली पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है। वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो हमेशा बिल्कुल ही अजीब मूड में खेलती है। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजेशन में मावनतकार है। When some people are on the first left, they take the heat of everything. हमने बड़ी मेहनत और जानफशानी से इस हवाले से काम किया। कभी उनका नंबर बंद नहीं हुआ, बट उस दिन वो नंबर बंद हो गया था। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 190 के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम ने 177 रन बनाए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान का ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का बड़ा ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। खित्ते में अमन और तरक्की शाहराहें खोलनी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। सालाना तिजारत $10 अरब तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर। आज से 7 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाई सिंध में कालाबाग, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। नशेबी इलाकों में लोग नक़्ल मकानी पर मजबूर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम शोहदा पुलिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शहीद को ज़बरदस्त करार तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और नौजवान ने अर्ज़ वतन की खातिर अपने लहू का नजराना पेश किया। यौम शोहदा पुलिस पर शहीद इंस्पेक्टर शफीक तनोली की फैमिली होगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। और किक बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तानी एथलीट का बड़ा कारनामा। अज़रबैजान में होने वाली बोल टू बॉल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तुर्किया हरीफ को नॉकआउट कर दिया। अगली फाइट कहां और तैयारियां कैसी, फखरे पाकिस्तान निसार अहमद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नूर, बखैर रख ले। बस के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सारिया साहब से। और स्टार्टिंग विद द डे with the happy news, a very happy a good start to the week as well. Yes, finally पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है। हम बात कर रहे हैं पाक का मुकाबला वेस्ट इंडीज की सीरीज जो कि लॉर्डरहिल में जारी थी और पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज अपने नाम की। ऑल्दो के दूसरा मैच हम हार गए थे विच शुड हैव बीन वन। हमें दूसरे मैच की भी बात हमें करनी चाहिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को 8 रन दरकार थे। I think we are also having a lot of problem with finishing a match on a good note in a way कि दूसरे मैच में हम वो मैच जीत सकते थे, हम नहीं भी जीते। आज भी ऐसा लग रहा था कि क्या जब आखिरी 3 ओवर में गालिबन 40 या समथिंग दरकार थे तो मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा था कि हम ये भी करवा देंगे। लेकिन हमारे स्पिनर्स को वही सलाम है, लिटरली सलाम है कि जिन्होंने वेस्ट इंडियन ऑन स्लॉट को रोक के रखा। वेस्ट इंडीज़ ने जब आज अपना आगाज़ किया 190 का वो टारगेट चेस करने जा रहे थे तो उनके जो दोनों ओपनर्स हैं, दोनों जवां साल ओपनर एंड्रयू जूल और एलिक अथनेस, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स का आगाज़ किया। फिर ब्रेक्स लगाए उनकी इनिंग्स को बड़ी मुश्किल से, और बीच में वेस्ट इंडीज़ अच्छा खेलता रहा। देवर अबव पार, उनके आखिरी उनको 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे और उनके पहले 10 ओवर में 90 रन हो चुके थे। तो फिर स्पिनर्स आए और स्पिनर्स ने अच्छा खासा ब्रेक लगाया। सुफियान मुकीम की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, नवाज़ की बात करनी पड़ेगी। नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैलकुलेटेड बॉलिंग की, विच सादिया लीव्स मी विद द कमेंट कि नवाज़ इज़ अ वेरी गुड एक्सपोनेंट। अगर आप उनको सही जगह पे सही पिचेस पे खिलाएं, अगर यही नवाज़ को अगर आप फ्लैट विकेट पे खिलाएंगे तो वो आप बहुत मार खाएंगे। बट वेस्ट इंडीज़ में लॉर्डरहिल में स्लो विकेटें थी और रुक के गेंद आ रहा था, उसका नवाज ने भरपूर इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान और पहली इनिंग्स में फाइनली साइम अयूब दोबारा चल गए। इट वाज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर मी। या सो आई थिंक वी डन ऑल इन ऑल गुड। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हमारे लॉन्ग वेटेड प्रॉब्लम्स है, शायद हमें रिजॉल्व करने की कोशिश है विद
और उसमें सबसे ज़्यादा वही वाला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमें मैच फिनिश करने में मसला आता है। ये मैच जो आज वाला मैच था, मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत पहले प्रॉबेबली इन अ वे ऐसे जीत सकते थे कि वो सिंगल हैंडेड लगता, बिकॉज ऑलरेडी समवेयर डाउन इन द मिड ऑफ द मैच ऑफ बैटिंग जब चल रही थी वेस्ट इंडीज़ की, हमें लगा था मैच हमारे हाथ में है एंड वी कैन विन इट, बट इट कुडंट हैपन। हसन वाज लकी इन द एंड, आई बिलीव के ही गॉट दैट विकेट, और उसके बाद वरना जब आखिरी ओवर उनसे करवाने जा रहे थे वी हैड दिस थिंग इन माइंड कि ये क्या होने जा रहा है। ऑल्सो मेरा सवाल हारिस रऊफ के लिए भी सेम है, व्हाट हैपेंस टू हिम? आई मीन लाइक ठीक है आपके पास पेस है, आपके पास बाउंस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस? आई मीन लाइक आप अच्छी गेंदें कराते कराते 2 लूज 3 लूज गेंदें ऐसी कराएंगे जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैच उलट जाएगा और दूसरी टीम जो है वो जीतने की सिचुएशन में आ जाएगी। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो चले सब कुछ अच्छा हुआ, हम सीरीज जीत गए, नाउ वी आर लुकिंग ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ओडीआईज बाबर और रिजवान तो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के मैच एंजॉय कर ही रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद द बैटिंग फर्स्ट टुडे पाकिस्तान की। और जो अभी सुबह उठ रहे होंगे, जो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने तो अच्छा टोटल लगाया बोर्ड पे। मेरे कुछ सवालात हैं। जब हमारी पहली विकेट 16 ओवर में गिरती है और उस वक्त हमारा जो स्कोर होता है 138 होता है, इट वॉज अ ह्यूज पार्टनरशिप ना, 138 140 के करीब आपने 16 ओवर में लगाए हैं और वहाँ से 190 जो है वो आई मीन वी कुड हैव गॉन पार 200, लेकिन जब आपकी एक विकेट ही गिरी हो 16 ओवर में तो मेरे हिसाब से तो वी वर 10-20 रन शॉर्ट। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। आज पाकिस्तान की बैटिंग जो है शुरू से अच्छी चल रही थी और इस बैटिंग के साथ जो पहली विकेट ने ओपनर्स ने जो स्टैंड दिया था उसके हिसाब से पाकिस्तान को 200 प्लस जाना चाहिए था सूरत में। दूसरे आज पिच भी अच्छी थी कल के मुकाबले में, कल पिच अच्छी नहीं थी लेकिन आज विकेट भी अच्छी खेल रही थी, बॉल बैट पे भी आ रहा था और बैट्समैन को पूरा टाइम मिल रहा था उसकी बॉल की स्पीड के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो अक्सर ऐसा हुआ है कि जब ओपनर्स अच्छा खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं कर पाती है और जब ओपनर्स नाकाम होते हैं तो मिडिल ऑर्डर कुछ कर जाती है। तो आज यही हुआ कि नीचे लेट ऑर्डर जो था उसने कुछ किया नहीं, अगर थोड़े से ज़्यादा रन करने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो हमेशा एक बिल्कुल ही अजीब मूड में खेलती है। शायद हो सकता है वो होमवर्क करके नहीं आते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है, कुछ उनकी असल में सिलेक्शन ऐसी होती है, डिफरेंट कंट्रीज और आइलैंड्स के प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से वो एक हमांगी नहीं पैदा होती है। जो एक पाकिस्तानी टीम में एक जोश ज़ीलस होता है वो वेस्ट इंडीज़ में नहीं होता है। तो आज के मैच में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही मुझे फ़र्क नज़र आता है, सुफियान मुकीम, वरना दोनों टीम बैलेंस थी बिल्कुल, बैटिंग भी उन्होंने एक जैसी की है, बॉलिंग भी एक जैसी की है, लेकिन सुफियान मुकीम ने फ़र्क डाला है। सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, खासतौर से जो जैसन होल्डर की विकेट ली उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट की, क्योंकि अगर होल्डर विकेट पे रुक जाते पिच पे तो वो मैच ले जाते। फिर मैं आपको बता रहा हूँ तो होल्डर की विकेट और सुफियान मुकीम की बॉलिंग जो है उसने बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रोल प्ले किया आज। सेकेंडली ये है कि आज पाकिस्तान की फील्डिंग भी काफ़ी बेहतर रही, फील्ड प्लेसिंग भी अच्छी थी, जहाँ गेंद जा रही थी हमारे फील्डर्स वहाँ नज़र आ रहे थे और पहले कल के मैच में हमें ऐसा लगा कि कुछ बेतरतीबी थी। तो सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के हक़ में गई, पाकिस्तान मैच भी जीत गया, सीरीज़ भी जीत गया। और आपको पता है जब जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ना कोई सुनना चाहता है और ना ही लोग पसंद करते हैं कि उन पर बात की जाए। लेकिन हमेशा मैंने हमेशा ये सुना है, बड़े जो हमारे पाकिस्तान के और दुनिया भर के कैप्टन्स को सुने, उन्होंने यही कहा है कि हारने से आप इतना नहीं सीखते जितना आप जीतने से सीखते हैं। तो आज पाकिस्तान को जीतने से कुछ सीखना चाहिए, कहाँ पे फ्लॉस थे, कहाँ गलतियाँ थी और उनको कैसे आगे, अब एशिया कप आ रहा है उसमें आपने खेलना है, फिर आपकी एक सीरीज़ अफगानिस्तान के साथ है वहाँ भी खेलना है, फिर आगे आपकी और सीरीज़ हैं। तो आपको अपनी जो गलतियाँ हैं और कमी है उस पर अब काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छा पाकिस्तान ऑलरेडी जैसे होल्डर है, ये जोसेफ है, उनके अगेंस्ट हम PSL की बात क्यों ना करें, वी बिन प्लेइंग against these bowlers. Saim has got his form back, which is a good thing, but is it also because ये उसके लिए उतना ज़्यादा टेस्टिंग नहीं है जितना अर्लियर किसी और मुश्किल टीम के अगेंस्ट हो सकता है? नहीं देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम को आप काउंट नहीं कर सकते किसी बड़ी टीम से ना, और जो इतने अच्छे बॉलर्स भी नहीं थे उनके पास और उनकी बैटिंग में तो काफ़ी
जूनियर्स खेल रहे थे ओपनर, उनके दोनों जो हैं वो इतने नए, बल्कि एक ने तो डेब्यू किया इस सीरीज में, एक जो है वो भी 10 मैच खेले। तो टीम वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो अगर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम में भी यंगस्टर्स काफ़ी हैं, हसन नवाज हैं और दूसरे प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं और वो लीग्स बहुत खेलते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स हर जगह फ्रेंचाइज खेलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो उनको मेंटेन भी करना आता है, मैनेज करना आता है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो काम कर रहा था काफ़ी इसके ऊपर इस सीरीज, क्योंकि बांग्लादेश से आप हार कर आ रहे थे, लोग आप पे उंगलियां उठा रहे थे, तो ये सीरीज आपके गले में अटकी हुई थी और इसके लिए बड़ी मेहनत की थी। जाहिर जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलता ही है, तो शायद यही वजह थी जो पाकिस्तान क्लिक कर गया। लेकिन आज का मैच भी लास्ट मोमेंट पे जा सकता था कहीं भी अगर होल्डर विकेट पे होते। अच्छा, इसमें नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइंड्स ना, और कुछ ऊपर नीचे भी मामला हुए हैं। जैसे पहले तो क्या हम ये अभी अंडरस्टैंड कर लें कि साहबजादा फरहान इज़ आवर T20 ओपनर, एक तो चीज़ ये। दूसरा ये कि साइम को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे देना चाहिए जी। साइम को अच्छा इस्तेमाल किया है, साइम की कैरेबियन प्रीमियर लीग के तजुर्बे को ना सिर्फ बैटिंग में इस्तेमाल किया बल्कि उनको बॉलिंग में भी इस्तेमाल किया। वाज अ पॉइंट टुडे इन टुडेज़ मैच जहाँ पे था कि यार साइम 2-3 ओवर ना काफ़ी है, फिर उनको आखिरी ओवर दिया तो उन्होंने चलो उसमें प्रूव कर लिया कि वहाँ भी विकेट ले ली। सो दीज टू थिंग्स, एक तो साहबजादा फरहान वो पक्के ओपनर हो गए, और अगर वो हो गए तो फ़खर का क्या होगा, दूसरा साइम की परफॉर्मेंस। देखिए साहबजादा फरहान जो है वो आपको पता है कि 2-3 दफ़ा इन आउट हो चुके हैं। जिम्बाब्वे के टूर में उन्होंने एक इनिंग खेली, बाद में उनको ड्रॉप कर दिया, फिर साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया। साहबजादा फरहान पे इतनी ज़्यादा टीम रिलाई नहीं करती है, जो हमारे मैनेजमेंट है, कैप्टन है, वो इतने ज़्यादा, शायद आखिर जावेद थे वो नहीं करते थे, अब नए कोच है माइक जैसन तो वो शायद करते हो इन पे भरोसा। लेकिन आपको पता है कि फ़खर जमान जो है इस्टेब्लिश ओपनर हैं, तो उनकी मौजूदगी में, और फिर आगे जो टीम अब खेलेगी एशिया कप में, वहाँ तो रिजवान टीम में वापस आएंगे, तो जब रिजवान आ जाएंगे तो फिर दूसरे ओपनर की जगह नहीं बनेगी। लेकिन फ़खर के लिए भी आई हैव अ डाउट, आई मीन कंसिस्टेंटली देखिए फ़खर की नी इंजरी एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है, बैक एंड फोर्थ वो आ रही है हर बड़ी सीरीज़ पर, हर बड़े इवेंट पर। हम देखते हैं कि फ़खर का 1 या 2 मैचेस के बाद वो स्ट्रगल करने लगता है विद हिज नी सीरीज एंड ही हैज़ टू बैक ऑफ, चाहे फिर वो इंडिया वाला मामला हो, अभी रीसेंट चैंपियंस ट्रॉफी पे भी हमने देखा ही हुआ। सो आर वी गोइंग टू कंसीडर हिम और रादर हम उसका बैकअप बनाएंगे? मेरे ख्याल से उसका बैकअप अब बना लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अब फ़खर जमान को फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हर सीरीज़ में वो एक आध मैच खेलते हैं, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, तो सीरीज से आउट हो जाते हैं। तो अब जब आप खेल ही नहीं सकते तो फिर आप क्यों टीम के साथ चिपके हुए हैं? तो मैं समझता हूँ साहबजादा फरहान को आप जो है ग्रूम करें फ़खर की जगह। फ़खर ने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए उनको पाकिस्तान टीम के साथ खेलते हुए, तो अब उनका शायद ऐसा लगता है कि फिजिकली भी वो फिट नहीं है पूरी तरह। तो फरहान जो है यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और उनमें लगन भी है, और शॉट्स भी हैं उनके पास, सब कुछ है उनके पास। तो अगर उनको ज़्यादा मौका दें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आपको ओपनर या टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाएगा। फ़खर को अब जो है मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, और फ़खर की वजह से देखिए हसन नवाज नीचे चले गए। हसन नवाज अच्छे हिटर हैं, वो फिर चौथे पाँचवें या छठे नंबर पे आते हैं, तो वहाँ पे उनकी जगह नहीं है। असल उनकी जगह जो है टॉप ऑर्डर में ही है, क्योंकि वो उनके पास शॉट्स हैं फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। जब फ़खर की तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर ये फ़खर को हटा देंगे तो कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। फ़खर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़खर जब रन्स नहीं कर रहे हैं, फिट नहीं है, तो आपके लिए बेकार है। चाहे आपके हाथ में गोल्ड है, लेकिन अगर वो गोल्ड क्वीन कहीं नहीं चल रही है तो फिर तो बेकार है आपके लिए। तो फ़खर जमान की जगह मैं समझता हूँ फरहान को और हसन नवाज को अपग्रेड करके इन दोनों को ग्रूम करना चाहिए टीम। अच्छा, ओके, तो एक ये चीज़ हो गई। नाउ सर 2-1 सीरीज हमने जीत ली, नाउ वी आर गोइंग टू द ओडीआईज। बाबर और रिजवान विल बी इन एक्शन, कैप्टन चेंज होगा हमारा। सो ओडीआई इज ऑल्दो के अ डिफरेंट बॉल गेम, बट मॉडर्नाइज्ड ओडीआई इज अगेन एक तरह का T20 ही हो गया है। अब यू कैन नॉट होल्ड बैक, अब आपकी 250 की टीम नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी ऑन अ स्लोअर विकेट 190 किए, विच इज़ अ गुड टोटल, बट दुनिया अब बहुत आगे जा रही है, 220 230 पे जा रही है। ओडीआईज में वी आर अ बिट लेड बैक। तो क्या समझते हैं ओडीआई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, क्या इन वेस्ट इंडीज़ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए?
देखिए स्ट्रेटेजी तो बहुत ही सिंपल है आपकी कि आप अपना एक जो इंटैक्ट है उसको कंटिन्यू करें, आप रन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। दूसरी टीमें जैसे आपने खुद कहा कि वो बड़े स्कोर कर रही है, तो पाकिस्तान को भी अपना एक ट्रेंड सेट करना चाहिए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जिस जगह पे मैच जीत लेता है वो समझता है बस यही हमारा जो है पॉइंट ऑफ नो फॉरवर्ड है, हमें यहीं पर जाना है। तो वो गलत चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपने मैच जीता है आप ये कहें कि इससे आगे हमें जाना चाहिए था। मसलन अगर पाकिस्तान आज 190 के हैं तो आज टीम मैनेजमेंट को मीटिंग में कहना चाहिए 190 नहीं है स्कोर, ये 230 की विकेट थी, 230 आपको करना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं हुए 230। तो ये चीज़ें जो है ये डिस्कस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हम जीतते हैं और जब जीत जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो वनडे में भी जो है यही होगा। आप देखें वेस्ट इंडीज़ की पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं है जहाँ पे 400 हो या 300 670 वाली पिचेस नहीं होती हैं, बॉल लो बाउंस होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी आपको जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ जो है अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा बड़े स्कोर के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे बड़े स्कोर में, अगर आपने 300 प्लस नहीं किया हर मैच में, तो फिर उसका जो असर पड़ेगा वो आगे जाके फिर आपके दूसरी सीरीज में असर पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए जरूरी है आप अपना इंटैक्ट जो है अभी से बना के रखें। Should we ask about the retired hurt वाला मामला, गेम अवेयरनेस वाला मामला? It doesn't not, हाँ हैदर साहब, इसमें एक चीज़ मैं और सादिया जब हम मैच देख रहे थे अभी, तो उसमें हुआ ये कि रोस्टन चेज जो थे वो खेल रहे थे और वो बड़ी शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे, तो उनको बुला लिया गया और उनके नीचे रिटायर्ड लिख के उनको बुला लिया गया और उसकी जगह होल्डर आ गए, तो वो फ़ायदा तो खैर कोई नहीं हुआ। मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या बाय लॉ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा गली मोहल्ले की कोई क्रिकेट हो रही है, यार तू नहीं मार सकता वापस आ जाना, तू चला जा भाई, तू ज़्यादा मार सकता है। तो वॉज इट अलाउड, वॉज इट बाय बुक, और अगर अलाउड भी था तो डू यू थिंक के वॉज इट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम? नहीं, बिल्कुल स्पिरिट के तो बिल्कुल खिलाफ है। देखें लॉज में लिखा हुआ है कि एक प्लेयर अगर अनफिट है, नहीं खेल सकता, बैटिंग नहीं कर सकता है, तो वो रिटायर हो सकता है, लेकिन उसको एक रीज़न जो है होना चाहिए। इवन आप बैटर की बात करें, फील्डर का भी है। अगर फील्डर कोई अपने बाहर जाता है तो अंपायर पूछ सकता है भाई क्यों जा रहे हैं आप बाहर, आप इंजर्ड हैं ना, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कैसे अपनी जगह। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर जो होते हैं वो अच्छे फील्डर नहीं होते हैं, वो अपना स्पेल पूरा करके बाहर चले जाते हैं, तो उनकी जगह अच्छे फील्डर आ जाते हैं। तो अंपायर्स ने अक्सर रोका है, बल्कि एक अंपायर थे अभी मेरा उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, तो वो उनका इंतकाल भी हो गया। वो तो रोक देते थे, वो तो जाने नहीं देते फील्डर को, कैसे जा सकते हो तुम बाहर, जो है साउथ अफ्रीका के थे। तो बहुत सारे ऐसे अंपायर्स होते हैं जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पे अंपायर्स को पूछना चाहिए था भाई आप ना गिरे हैं ना आपको कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। नहीं, पाकिस्तान अवेयरनेस का फुकदान लगा। देखें पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान सीरीज के एंड में ना कोई बदमज़गी नहीं चाह रहा है। मुझे ऐसा लगा कि सलमान अली खान वैसे भी बड़े, आपको पता है, लो प्रोफाइल और बड़े सुलझे आदमी हैं, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खामोश रहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त जो है गेम अवेयरनेस की भी बात है। दूसरी बात ये है कि पता भी था कि पाकिस्तान इस वक्त जीत की राह पे है, ईजी है पाकिस्तान की, तो उन्होंने कहा कि बस अब इस वक्त बदमज़गी नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात थी, मेरे ख्याल से सीरीज एक अच्छे मूड में खत्म हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच हैदर साहब फॉर योर टाइम। सवाल वही है कि आए थे जेसन होल्डर, अगर वो नहीं होते आउट तो और अगर पाकिस्तान पलट भी सकता था। हाँ, और अगर पाकिस्तान ये मैच हारता तो फिर यही रीज़न होता। एग्जैक्टली। और हम देख रहे हैं ना, जो हम स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बात कर रहे हैं उसकी एक वजह है, क्योंकि वहीं से कोसों दूर एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो इस वक्त क्रिकेट के साथ कर रहा है इंग्लैंड में, पहले गौतम गंभीर जाके उनके ग्राउंड्समैन को स्लैश करते हैं, फिर दौरान मैच बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे आज आखिरी दिन है मैच का, सो लेट्स सी, इंग्लैंड को 35 और भारत को 4 विकेटें चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं सादिया, हमें नाश्ता करना चाहिए। हमें नाश्ता करना चाहिए, हमें नाश्ते की बहुत ज़रूरत है। हमारा एक्चुअली नाश्ता तो नहीं आया, लेकिन सियासी नाश्ता हम आपको करवा देते हैं। दैट वी कैन डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एब्सोल्युटली। तो सियासी नाश्ते में जनाब आज है बहुत ही गर्मा गर्म खबर, और वो ये कि पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ बिग। पाकिस्तान ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई के हक़ के साथ खड़ा है, ये बयान दिया और किसी ने नहीं बल्कि प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, और ये उन्होंने दिया ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा इस्लामाबाद में। कल मसूद पेज़ेश्कियान आए थे और आई वाज वाचिंग कि वो लाहौर पहुँचे, और लाहौर में उनका पहले तो मरीम नवाज़ साहबा ने इस्तकबाल किया, फिर उन्हें मज़ार इक़बाल लेके गए।
ये एक पोइटिक रिश्ता है दो ममालिक के बीच में, पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो वो अल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं और बड़ी उनकी जितना भी मजमुआ है, मजमुआ कलाम है, उसको बड़ा शौक़ और रग़बत से जो है कंज्यूम किया जाता है ईरान में। एंड सेम यहाँ पाकिस्तान में हाफिज़ और शिराज़ी के जो मद्दा हैं उनकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात इस विज़िट में जो है वो है पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड राहदारियों को खोलने की, किस तरह से ज़्यादा इन राहदारियों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना मौसर हो सकता है, इन सारे मामलात के ऊपर भी बात की गई। कल तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अहम दौरा है। हैविंग सेड के इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, ईरान से क्या पाकिस्तान को मदद हासिल हो सकती है, उस सारे तनाजुर में भी, और फिर जो इस रिसेंटली ईरान इजराइल जंग हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने किस तौर से हिमायत की उनके न्यूक्लियर प्लान को, उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा बहुत ही अहम सब जा रहा है। इससे बात कर लेते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल का विजिट बहुत ही अहम है, हम उसको बहुत ही गौर से कल भी देख रहे थे, आज भी उसको उसी तरह से असेस कर रहे हैं। ईरान की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में दिलचस्पी और फिर इलाकाई तजारत की ख्वाहिश पाकिस्तान के इलाकाई और जो स्ट्रेटिजिक इक़्तिसादी फ़ैसलों के लिए कितनी मौसर हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त बेस्ट है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेटर हो सके। नहीं, इक़्तिसादी लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा मौसर और मजबूत हो सकती है और होने भी जा रही है इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ रहा बाकी मामलात जो इस खित्ते में पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर लिया जा रहा है, तो वो भी एक बैलेंसिंग फैक्टर भी पाकिस्तान का अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों मामलात इसमें बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत के बाद क्या ये मौक़िफ़ अमेरिका और मग़रबी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात में कुछ तनाव पैदा कर सकता है? हाउ इज़ पाकिस्तान गोइंग टू बैलेंस दिस? नहीं, पाकिस्तान ने तो वही बात की है जो कि पहले से दिया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल क़वानीन में, और जिसके तहत हर मुल्क का ये हक़ है कि वो अपना तवानाई के लिए या अपनी सिविलियन यूज़ के लिए जौहरी अपनी एनर्जी पैदा कर सके, जौहरी मामलात को इस तरह बढ़ाए कि उसकी अपनी ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो वो तो विद इन इंटरनेशनल क़वानीन मौजूद है, वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि ईरान को दोबारा, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का इशारा दिया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजेशन में मावनतकार है। तो वो इशारा भी मैं और मुझ जैसे लोग यही समझते हैं कि वो JCPOA में या जो वायदा होने जा रहा है ईरान का, और ईरान ने दिया है कि वो करना चाहता है, जैसे कि पहले था न्यूक्लियर रिकॉर्ड, उसमें दोबारा ईरान कहता है कि उसी टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ जो ईरान मॉडिफाई चाहता है उसके तहत। तो हमने तो वही बात की है जो कि विद इन फ्रेमवर्क आती है इंटरनेशनल क़वानीन के, तो उससे ज़्यादा तो हमने कोई बात नहीं की है। और रहा सवाल कि कौन इससे खुश होगा, कौन नाराज़ होगा, आजकल हमारा एडवांटेज ये है कि अमेरिका के साथ हमारे मरासम हैं, चाइना के साथ मजबूत और मजबूत तरीन मरासम हैं। तो इस किस्म के मामलात जब हम तय करते हैं तो हम अपने दोस्तों को भी बता देते हैं पहले से, और उनसे कंसल्टेशन के साथ बहुत सारे मामलात। डिप्लोमेटिकली जमील साहब इसको किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है, बट अभी हमारे टाइज जो हैं अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं। एट द सेम टाइम मुसलसल हम देखते हैं अमेरिका जो है इसराइल की वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस चाहता है, नहीं चाहता है कि वो इकोनॉमिकली ग्रो करें। ऐसे में पाकिस्तान का उनके न्यूक्लियर प्लान को सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है? नहीं, अगर अमेरिका बिजली पर पाबंदी लगा दे, अगर अमेरिका इस पर पाबंदी लगा दे कि कोई दूसरा मुल्क ईरान के साथ सकाफती मरासम नहीं रखेगा, कोई दूसरा मुल्क ह्यूमन रिसोर्स के मामले में उनसे रवाबित नहीं रखेगा, कोई दूसरा मुल्क उससे बॉर्डर ट्रेड नहीं करेगा, अगर इन तमाम चीज़ों पे अमेरिका सैंक्शन लगा दे या UN सैंक्शन लगा दे, तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी कि वो उतना अरसा इंतज़ार कर ले या रुक जाए। अभी तो ऐसी बात है नहीं, लिहाजा आलमी इदारे हमसे क्यों ना खफा होंगे, जबकि हम उनके किसी कानून की खिलाफ वर्जी आलमी इदारों के
रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, उसकी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन है जिसके तहत सैंक्शन लगाया जाता है, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है जिससे कि आलमी इदारे पाकिस्तान से बरहम हो जाएं खामख्वाह के। और मैं आपको बताता चलूँ ना कि अभी हाल ही में जो हमारी डिप्लोमेटिक मरासिम और अच्छी सफारतकारी की वजह से अमेरिका से बड़े अच्छे मरासिम हमारे होते जा रहे हैं और हो गए हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमने डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को बढ़ाते हुए अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक और माशी ताल्लुकात हम कैसे उसको मुतवाज़न रख सकते हैं? येस वी आर ऑन अ टाइट रोप, तो इस पे बैलेंस कैसे करें? नहीं, अमेरिका तो हमारा शुरू से ही सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर और हमारा एक्सपोर्ट जो रही है वो अमेरिका से। बाद में हमारा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया। अभी नंबर 2 पर हम अमेरिका है। हमारा तकरीबन 8 बिलियन के करीब हमारी तिजारत है अमेरिका से। तो अमेरिका से तो हमारी पार्टनरशिप, जब हमारे ताल्लुकात ख़राब थे उस वक्त भी ये पार्टनरशिप हमारी जारी रही। अब तो हमारे ताल्लुकात पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये न सिर्फ इस रहेगा, बल्कि अगर इसी की ट्रेड की बात करते हैं तो अमेरिका ने तो इंडिया दे दिया है कि एशिया यानी साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो तेल का ज़ख़ीरा है वो यहाँ बनाना चाहता है। और बल्कि चलते चलते एक रिमार्क पास कर दिया जिस पे इंडिया इस मामले में बड़ी वहाँ हरारत पैदा हो गई है इंडिया में कि पाकिस्तान एक वक्त आएगा या कल वो तेल सप्लाई करेगा इनको इंडिया को भी। जी बिल्कुल, वहाँ पर बड़ा शोर मचा हुआ है। एक्चुअली आग लगी है यहाँ पर, तेल यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाना है और आग जो है भारत में लगी हुई है इसकी। खैर बहुत शुक्रिया जबील साहब फॉर योर टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू ऑन द शो। और पाकिस्तान के लिए माशी एतबार से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी अच्छी कर रही है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है एंड एट द सेम टाइम ईरान के साथ भी हम मुआहदे तय कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड वे पाकिस्तान इज हिटिंग। आई थिंक हमें इस पर बात करनी चाहिए। इन द कमिंग शोज हम पाकिस्तान ईरान के जो ट्रेड टाइज हैं एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। बट अभी हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे, मजीद भी बात होगी, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद और एक बार फिर हम बात करेंगे मौसम की। मॉनसून का सीज़न अभी भी ऑन है पाकिस्तान में और बताया जा रहा है कि गालिबन आज से या कल से 4 तारीख से 4 तारीख से यस 4 तारीख से वी हैव टू बी वेरी सर्टन अबाउट द वेदर। तो 4 तारीख से एक नया स्पेल है। इस्लामाबाद और गिरद नवां में बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सादिया इस्लामाबाद, पिंडी, जुम्मे की रात को यहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और आज भी मज़ीद ज़लज़ले के झटके आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब इन अर्थक्वेक्स में की क्या वजूहात है, क्या ज़ेर ज़मीन कोई फॉल्ट है या ओवरऑल हम देख रहे हैं फैसल, लेट्स नॉट फॉरगेट इट, पूरी दुनिया में आप देख लें इस वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, चाहे वो हवाई हो, रूस हो, USA हो, जापान हो, आई मीन ऑल दिस। और इससे पहले हमने जो आपकी फिलीपींस और इस तरह के इलाकों में भी माइनर हमने देखे कि ज़लज़ले आए। फिर एट द सेम टाइम सुनामीज एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि वोल्केनो की इरप्शन भी हो रही है और जगह जगह पर हो रही है। सो दिस इज़ ऑल कनेक्टेड मे बी, और अब ये एक नया नॉर्मल है मे बी कि ये हुआ करेगा कि सैलाब आया करेंगे, सैलाब के बाद ज़लज़ले महसूस किए जाएंगे, ज़लज़लों के साथ ही हम वोल्केनो की इरप्शन देखा करेंगे। इज़ इट सो और नॉट? बट ये एक पैटर्न है जो कम से कम 2-3 सालों से तो मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ खुद भी। NDMA से एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तैयब गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं ज़लज़ले और दीगर की बात करूँ, मैं चाहूँगा कि लेट्स टॉक अबाउट द स्पेल फर्स्ट। नया स्पेल आने जा रहा है, आज से है, कब तक है, कितना शदीद है, इफ़ यू कैन गाइड अबाउट दैट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो हालिया मानसून का सिलसिला है इसका 7th स्पेल अभी एक्सपेक्टेड है, जो कि आज शाम से एंड ऑनवर्ड टिल 8 अगस्त तक ये प्रिवेल करेगा।
जैसा कि अभी तक जितना भी हम मानसून की टोटल अगर पैटर्न देख रहे हैं तो ये शुमाल मशरकी पंजाब, फलाई पाकिस्तान के इलाके जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में मानसून का जिस तरीके से लास्ट कपल ऑफ वीक्स में हमने स्पेल में ज़्यादा इंटेंसिटी देखी है, तो मानसून का ये भी स्पेल जो है इसकी भी इंटेंसिटी मोर और लेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, नदरन पंजाब, कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल पंजाब, सुलेमान रेंज से रिलेटेड जो साउथ पंजाब के और नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इस सिलसिले में भी मानसून की जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो इन्हीं एरियाज को हिट करेगा। ये जो अभी स्पेल है इसकी इंटेंसिटी मीडियम है, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रेशर सिस्टम हमारे ईस्ट वर्ड से आ नहीं रहा, जैसे कि लास्ट स्पेल में वी हैव सीन कि माविया प्रदेश और गुजरात ऑफ इंडिया से एक लो प्रेशर सिस्टम प्रोग्रेसिवली पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा था। अभी एक लोकल लो प्रेशर है, ऑल तो ये माविया प्रदेश से नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब की तरफ आ रहा है और हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा अच्छी बारिशें हो रही हैं। तो ये मोर और लेस अगेन पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाहौर, शकरगढ़ है, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, इन रीजन्स में इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई अभी जो फोकस हमारा है वो अगेन झेलम रिवर और चिनाब रिवर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि अपस्ट्रीम झेलम और चिनाब में अच्छी बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि एनडीए में राइट नाउ हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होने वाली बारिशों पे नज़र जमाए रखा है। रीज़न ये है कि जो इंडियन डैम्स हैं, पर्टिकुलरली जो रिवर ब्यास, रावी और सतलज पे पौंग, भाखड़ा और तीन डैम, इनकी डैम की अभी ऑलमोस्ट 50% तक तो इसकी फिल्ड कैपेसिटी हो चुकी है। लेकिन वी हैव जस्ट सीन के डाउन स्ट्रीम ये पर्टिकुलरली ब्यास और जो सतलज पे जो इनके डैम्स हैं भाखड़ा और पोंग, उनके डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा बारिश होने की वजह से हरीकी, फिरोजपुर, गंडा सिंगवाल और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली सियालकोट और नारोवाल के रीजन में जो है फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ये लो लेवल फ्लडिंग सिचुएशन ला सकते हैं नियर रिवर्स सतलज। ऑल राइट। अच्छा, अब मुझे ज़रा ज़लज़ले के बारे में बताइएगा। कल एक ज़लज़ला हुआ, यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है, फाल फॉल्ट लाइन है। आज कहा जा रहा था कि मज़ीद महसूस किए जा सकते हैं ज़लज़ले के झटके। एक तो ये पैटर्न के हवाले से बताइएगा कि ये क्या पैटर्न है ज़लज़ले के, क्या मज़ीद झटके एक्सपेक्ट किए जाएँ खुदा न खास्ता, और ये जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग और ये सारा निज़ाम जो उस वक्त दुनिया का चल रहा है, इसकी क्या वजह है कि हम ज़्यादा इस वक्त देख रहे हैं अर्थक्वेक्स अराउंड? जी, अगर हम पाकिस्तान की टेक्टोनिक या साइस्मिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत से रीजन्स जो है वो साइस्मिकली एक्टिव हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है। पाकिस्तान खित्ते अर्थ के उस लोकेशन पर वाक़ई है जहाँ पे दो बहुत बड़ी मेजर प्लेट्स की जंक्शन है, यानी हमारे जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे हिंदू कुश, हिमालय एंड काराकोरम है, एंड देन डायगनली जो हमारी माउंटेन रेंजेस है सुलेमान एंड केसर। इन माउंटेन रेंजेस के बनने या उनके वजूद आने का भी रीज़न ये है कि साउथवर्ड पाकिस्तान की फ्रॉम दी हिमालय, ये जो हिंदू कुश, हिमालय एंड काराकोरम, ये एक प्लेट है जिसको हम इंडियन प्लेट, एंड देन हमारी नॉर्थ की जो प्लेट है उस प्लेट को हम यूरेशियन प्लेट है, और पाकिस्तान जंक्शन पे है इन दो प्लेट्स के दरमियान। और जबकि इंडियन प्लेट जो है इट इज़ कंटिन्यूसली जो है इट इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड टूवर्ड्स दी यूरेशियन प्लेट, यानी हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इट इज़ बेसिकली इस रीजन पे वाक़ई है जहाँ पे इंडियन प्लेट कंटिन्यूसली धंसती जा रही है यूरेशियन प्लेट। चूँकि इंडियन प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है यूरेशियन प्लेट की, इसकी वजह से इंडियन प्लेट इज गोइंग बीनीथ यूरेशियन प्लेट, यानी इंडियन प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट उठ रही है। इसी की वजह से पाकिस्तान में जो जितने माउंटेनियस रीजन हैं ये इनके वजूद के यानी इनका बनने का रीजन भी यही है कि पाकिस्तान जो है ये जंक्शन है इन दो प्लेट्स की। अब इन प्लेट्स के ऊपर बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं और बहुत सी मल्टीपल एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंट अर्थक्वेक जो आया है नियर रवाद, ये भी अप्रॉक्सिमेटली है टू द रवाद फॉल्ट लाइन, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट रवाद फॉल्ट। तो डॉक्टर साहब, इज इट अ थ्रेट टू द पॉपुलेशन लिविंग ओवर देयर एंड डू दे नीड टू मूव फ्रॉम देयर?
आर वी एक्सपेक्टिंग कि अभी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर जल्जले आ सकते हैं? अच्छा, पर्टिकुलरली जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रीजन है, ये तो साइस्मिकली एक्टिव है। ये जोन 3 में आता है, जहाँ पे मॉडरेट टू हायर अर्थक्वेक्स एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जिस इंटेंसिटी का और जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आई है 5.1 मैग्नीट्यूड का विद डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड नॉर्मली इतनी हायर मैग्नीट्यूड नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी इससे कोई डैमेजेस एक्सपेक्टेड हैं। क्योंकि और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर माइनर अर्थक्वेक्स की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो तो एनर्जी बिल्ट अप नहीं होती। दैट मीन्स कि माइनर अर्थक्वेक एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि खुदा ना खास्ता अगर फॉल्ट में एनर्जी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, बनती जाए, तो फिर एक मेजर अर्थक्वेक आने का अच्छा ज्यादा होता है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रवात फॉल्ट लाइन ऑल्सो ये एक्टिव फॉल्ट लाइन है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं 5.1 देन 5 से पहले 4.7 की एक्टिविटी हुई, तो अभी भी जो आफ्टर शॉक की हम जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3 मोमेंट मैग्नीट्यूड यानी छोटी मैग्नीट्यूड का हम, क्योंकि उसने अपनी बिल्टअप एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो अभी कोई लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जितना भी ये रीजन है, जो हिंदू कुश, हिमालयन, कराकोरम एंड इवन जितने भी माउंटेनियस रीजन के करीब, ये सारे रीजन साइस्मिकली एक्टिव हैं। यहाँ पे बड़े अर्थक्वेक आने का भी चांस है, लेकिन इसके लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कोड्स होते हैं जिनको हम बिल्डिंग कोड्स कहते हैं, बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान, जो पर्टिकुलरली साइस्मिक प्रोविजंस के ऊपर बनाए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की हमने साइस्मिकली 4 जोन में पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है। जोन 4 जो है वो सबसे हायर सेंसिटिव जोन है, जिसमें खुदा खासा बड़े अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, उनकी डैमेजेस ज्यादा हो सकती हैं। तो पर्टिकुलरली हमारा जो नॉर्थ रीजन है एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड द नदर्न रीजन, ये जोन 3 एंड जोन 4 में लाइक करता है। बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। हम आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस पर इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जरूरी है इस चीज़ पे बात करना, क्योंकि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम क्यों ना पहले से तैयारी कर लें। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी है कि देखिए मानसून की बारिशें हो रही हैं, पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, लेकिन कराची में नहीं आ रहा। कराची में नहीं आ रहा, लोगों के घरों में नहीं आ रहा। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत सारी मिथ्स हैं कि पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन इतना निकाल लिया जाता है। दूसरी मिथ ये है कि जी पाकिस्तान कराची में बारिशें हुई नहीं है। तो अब मामला एक्चुअली है क्या, ये ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि उधर स्टील टाउन हो गया, मलीर हो गया, इन इलाकों में तो पानी नहीं है, लोगों के घरों में नहीं आ रहा। ये गुलशन हदीद हो गया या स्टील टाउन हो गया, ये कराची को जो पानी आता है दावेजी से, जी बिल्कुल, ये वहाँ से 40 मिनट भी नहीं ड्राइव होगी, 30 मिनट भी ड्राइव नहीं होगी। लेकिन अगर जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे हाल है, तो आगे क्या है, क्यों नहीं है पानी वहाँ पे? खुरम गुलजार जी बिल्कुल, दावेजी पंपिंग स्टेशन पर मेंटेनेंस के काम के बाइस शहर के बेशतर इलाके पानी से महरूम है। अब तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। बात करें अगर गुलशन हदीद और स्टील टाउन की, तो दावेजी के बाद कराची शहर को आने वाला ये पहला इलाका पड़ता है जो कि गुलशन हदीद और स्टील टाउन है। यहीं पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पानी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम बात करें अगर आगे आने वाले शहरों की, इलाकों की, तो जो इलाके पड़ते हैं मलीर है, उसके बाद शाह फैसल कॉलोनी है, लांडी कुरंगी की बात करें, इस तरफ चले जाएं ईस्ट की तरफ तो गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के इलाके हैं। सेंट्रल में फेडरल कैपिटल एरिया है, फेडरल भी एरिया है, लियाकताबाद है, नाज़ाबाद है। ये वो इलाके हैं जो अक्सर ये वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम की जानिब से मैसेज मिलने के बाद इन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन वो सप्लाई चंद रोज़ की नहीं, कई हफ्तों तक वो सप्लाई मुअत्तल रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन हदीद में, यहाँ कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पानी की कमी जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे बंद होता है। 85 कहते हैं कि गैलन पानी की सप्लाई हमने जारी रखी हुई है, जबकि यौमी अगर बात करें तो 650 गैलन पानी की ज़रूरत है इस शहर को। तो जब शहर के पहले इलाके को पानी नहीं मिलता तो आगे कैसे आएगा? आप लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं? देखें, अगर हम आज की बात करें ना, तो मुस्तकिल अभी पिछले 25 दिन हो गए कि गुलशन हदीद और स्टील टाउन में पानी की सप्लाई नहीं है। और ऐसा नहीं है, जैसे अभी आपने कहा ना कि पानी वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन कभी कहा जाता है कि जी कोई फॉल्ट आ चुका है, मेंटेनेंस का मसला है, कभी मुख्तलिफ़ वजूहात को सामने रखा जाता है और पानी सप्लाई नहीं किया जाता। सुबह या रात में मैसेज आता है कि आज पानी की सप्लाई होगी, आवाम दौड़ पड़ती है, एक दूसरे से मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि किसी भी तरह से पानी को हासिल कर लिया जाए। लेकिन बुनियादी ज़रूरत है ना, छोटे से छोटा काम भी हमारा पानी के ज़रिए से हो रहा है। और अलमिया तो ये ना कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि गुलशन हदीद सबसे पहला इलाका पड़ता है और उसके बाद शहर है,
तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल इनिशियल फेज़ पर ये काम शुरू कर दिया है कि यहाँ पर आपने टैंकर माफिया के ज़रिए से आवाम के जहनों को जकड़ लेना है, उनको बुनियादी ज़रूरियात से उन्हें महरूम कर देना है ताकि वो अपनी मज़ीद फलाह के बारे में सोच ही ना ज़रूरियात तो सकें। खैर तो क्या ही बुनियादी ज़रूरियात की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। देयर आर लॉट ऑफ बेसिक नेसेसिटी जो पाकिस्तान में होंगी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन कराची वालों के लिए कम से कम अवेलेबल है। इसी के साथ हमें ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। वी होप कि आपकी सुबह का आगाज़ हुआ होगा बहुत अच्छा और आपने कर लिया होगा अब तक नाश्ता वगैरह। एंड आई एम होपिंग दैट इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड जिस तरह से अच्छी खबरें हर तरफ से आ रही होंगी, आपके लिए भी ये दिन अच्छा ही शुरू हुआ होगा। आज यौमे शहदाए पुलिस है। पुलिस फोर्स वो फोर्स के जो पाकिस्तान की जो होने वाली दहशतगर्दी थी इस मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल की फ़ोर्स थी। यस, हमारी बाकी तमाम तर फोर्सेस ने भी अपना लहू दिया, सरहद से लेके और शहरों तक, लेकिन जो काम पुलिस का रहा है पिछले सालों में, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ सादिया कि दे आर नॉट दैट वेल संग। उनको अभी तक वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, उनको अभी तक वो ड्यू शेयर नहीं मिला जिसकी हमारी पुलिस फोर्स जो है वो डिज़र्व करती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी डिफेंस लाइन की अगर शहरी आबादी या गांव की आबादी में सबसे पहली फोर्स पुलिस की खड़ी होती है। एंड विद दैट वो तमाम रज़ाकार जो कि ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो तमाम तर पुलिस फोर्स जो कि मुख्तलिफ जगहों पे स्टेशन होती है, और इवन विद दैट सेक लेट्स टेक इन ट्रैफिक पुलिस एज वेल। आप वो जो देख रहे हैं इस वक्त हमें इस शहर कराची की, अगर 35 डिग्री भी हो जाए, उस 35 डिग्री में वो वर्दी पहनिए, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ पहनिए, फिर वो आप हमारी जो पुलिस फोर्स है काली वर्दी वो पहनिए, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ पहनिए और 35 डिग्री में खड़े होइए, तो आपको लग पता जाएगा और पाकिस्तान के शहरों, पाकिस्तान के गाँवों में ये जॉब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। पिछले 10, 12, 15 साल से जिस दहशतगर्दी का पाकिस्तान सामना कर रहा है, उसमें ये जॉब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारी जो डेमोग्राफिकल चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कराची की अगर हम क्यों ना बात कर लें, बड़े शहरों की क्यों ना बात कर लें, हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं दूसरे ममालिक से। और उन चैलेंजेस में सबसे पहले, जिस तरह से फैसल भी ये बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर है वो पुलिस की आती है, जो फर्स्ट फायर है वो पुलिस लेती है जब भी, चाहे वो फिर दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो मनशियात का मामला हो, चाहे वो एबडक्शन के मामला हो, क्राइम हो या अदरवाइज जितने भी इशूज़ हो, हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन पर पुलिस खड़ी हुई होती है और वो इन मसाइल को रिजॉल्व करती है। दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीजंस के सबसे ज़्यादा हीट भी इन्हें लेनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा तनकीद भी इन्हें फेस करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है, व्हेन समथिंग इज़ ऑन द फ्रंट लाइन, व्हेन सम पीपल आर ऑन द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट ईयर, दे टेक द हीट ऑफ एवरीथिंग। मतलब उसमें काउंटलेस इशूज़ हैं जो उन्हें रिजॉल्व करने हैं, और जब काउंटलेस इशूज़ होते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पर कहीं कोई कमी रह जाती है, उसकी वजह से वो तनकीद का सामना भी मुसलसल कर रहे होते हैं। आज के दिन के हवाले से हमारे साथ मेहमानान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले देयर इज़ अ स्पेशल सॉन्ग जो कि रिलीज़ हुआ आज के दिन की मुनासबत से। आपको पहले वो सुनाते, फिर अपने मेहमानों की मुलाकात आपसे करवाएंगे। और जिस तरह से हम आपसे बात भी कर रहे हैं कि आज का दिन यौम शहदा के नाम, और आपको याद होगा कि शहीद इंस्पेक्टर शफीक तनौली जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी, शहदाओं में अपना नाम लिखाया, आज उनकी साहबजादियाँ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनीता और मुस्कान, जिनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं SSP डॉक्टर फ़ारूक रज़ा साहब, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि हाउ इट हैज़ बिन। हम ये बात तो कर देते हैं कि जी पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत कर रही है, पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद है, लेकिन वी आर सीइंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। आज जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। Actually, it's an honor to welcome you on the show today. Yeah, it's a pleasure and an honor. Sir, ये जो पिछले 20-25 साल है ना, ये पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पे कराची के लिए और सिंध के लिए भी वी हैड मल्टीपल चैलेंजेस और बड़ा मुश्किल रहा है। हम बात तो करते हैं कि ठीक है हम अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, बट लुकिंग एट योर साइड, क्या खोया है इन अ वे जब हम ये कहते हैं कि हमारे शोहदा ने फ्रंट लाइन पर अपने जाने दिए हैं और हमने दहशतगर्दी से मुकाबला किया है, और हमने क्या अचीव किया है? आज के कराची और कल के कराची को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आज जिस तरह की सूरत हाल कराची शहर में है या ओवरऑल हमारे सूबे में है, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। हालांकि बाकी इंडिकेटर्स अगर नीचे गए भी हैं, लेकिन आपको एक एहसास होता है कि कोई ना कोई मौजूद है
और उसके पीछे जो फ्रंट लाइन, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि फ्रंट लाइन पे हमारी पुलिस होती है और इसीलिए ब्रंट भी लेती है। तो जब हम फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं तो हमने बड़ी मेहनत और जानफशानी से इस हवाले से काम किया है। और जिसमें यौम शुहदा पुलिस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर साल 4 अगस्त को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम उन तमाम तर शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कि इस लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवा चुके। जिसमें जैसे आपने बात की, अभी सनीता भी हमारे साथ हैं, इनके वालिद थे, इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मेजर ऑपरेशन किया और ये उनके टारगेट पे थे। और इसी तरह हमारे चौधरी असलम साहब की बात कर लेते हैं, वो भी एक फ्रंट लाइन पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने दहशतगर्दी और बहुत सारे जो चैलेंजेस इस शहर और इस सूबे के थे उनको हैंडल करने के लिए अपनी जानफशानी से काम किया। और उससे ये हुआ कि आज हम एक बेहतर सूरत हाल में हैं और हमें सिक्योरिटी का एहसास है। इसी देखें, बात यह है कि पुलिस इज़ अ सर्विस। हम लोगों को लिए वक्फ होते हैं, हम 24 घंटे की ड्यूटी है, ये एक आधे घंटे की है नहीं कि आपने अपनी शिफ्ट पूरी की और ख़त्म हो गया। ये 24 घंटे की ड्यूटी है और हम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब आप इमरजेंसी से गुजर रहे होते हैं तो पहली जो चीज़ आप करते हैं 15 पे कॉल करते हैं। और 15 हम हैं, हम पुलिस वाले हैं जो कि आप लोगों के साथ होते हैं, हर तरह से होते हैं। कुछ कोताहियाँ होंगी लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों के लिए आसानी का बायस बने, लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए जो कुछ बन पड़ता है हम लोग वो करते हैं। हाउ इट इज़। एब्सोल्युटली। जैसे आपने अपनी गुफ्तगू की जो इख्तिताम किया वो इसी से कि जो कुछ बन पड़ता है वो करते हैं। लोग समझते नहीं हैं कि जब एक फोर्स का शख्स ये कह रहा है कि जो कुछ बन पड़ता है इसमें अपनी जान भी गंवानी हो तो भी उससे हम दरिग नहीं करते। We've got the daughters of the martyr। मुस्कान, सबसे पहले तो आप बताइए कि how has it been without your father? कितना अरसा हो गया उनको दुनिया से गए हुए? तकरीबन मेरे फादर को 11 साल हो गए दुनिया से गए हुए, हमसे दूर हुए हुए। एज़ यू सेड कि मतलब बैक लाइन पे जो मतलब वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, वो पूरा टाइम बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मतलब लोग नहीं समझ पाते, ये फैमिलीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि हमें नहीं याद कि हम लोगों ने लास्ट ईद अपने फादर के साथ कब मनाई थी। तो वो ये होता है कि सुबह फजर जब होती है या जैसे कि नमाज ईद होती है तो ईद के फ़ौरन बाद उनका ये नहीं होता कि उन्होंने नमाज़ हमारे साथ पढ़नी है, हमारी मस्जिद में पढ़नी है। तो उन्होंने जहाँ उनकी ड्यूटी है उन्होंने वहाँ नमाज़ अदा करनी है। सिर्फ उन्होंने नहीं, क्यों जितने पुलिस फोर्स है सब ने, क्योंकि उनको ऑलरेडी मतलब जितने वहाँ पे हैं जो नमाजी आए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था कि हम लोग ईद के टाइम पे बहुत मिस करते थे। हम मतलब कहते भी थे, शिकायतें भी करते थे, बट उस टाइम इतना अंदाज़ा नहीं होता था। बट फर्दर जब छोटा बड़े होते गए तो थोड़ा सा होता गया। तब 11 साल पहले मैं 11 साल पहले कैसे थी उस टाइम पे? मैं 11 साल पहले तकरीबन 16 साल की थी, 16 साल की थी। और यू कांट इवन इमेजिन, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का, और वेरी नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। और मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं आई क्या हुआ कैसे हुआ। इससे पहले भी 2-3 अटैक उन पे हो चुके थे। तो एकदम से एक धमाका होता है हमारे घर के पास ही, एकदम से एक धमाका होता है और सब भाग रहे होते हैं। और मैं जस्ट बेड से नीचे एकदम से गिर गई और आई वाज लाइक कि कुछ हुआ है, कुछ आवाज़ आई। और एक माइंड में एक चीज़ थी, क्योंकि सेम जगह पे इससे पहले भी उन पे हो चुका था। तो बस एक वो था कि डैडा जानी को क्या हो गया, डैडा जानी के पास जाना है बस किसी तरह। तो भागे, दरवाज़ों की तरफ भागे तो देखा तो एक धुआं सा आ रहा था सामने से। तो कॉल की उनको, उनका नंबर कभी लाइफ में बंद नहीं हुआ, जितनी ज़िंदगी थी उनकी कभी उनका नंबर बंद नहीं हुआ। बट उस दिन वो नंबर बंद हो गया था। उनका जो सेकंड लास्ट अटैक हुआ था उससे 3 महीने पहले, तो उसमें भी ये था कि जब उन पे बॉम्बे दिसंबर में 2013 में, तो मैंने जब उनको कॉल की तो वो एम्बुलेंस में थे, फुल खूना खून थे, बॉल बेयरिंग उनके पूरे फेस पे थी। तो उस टाइम भी उन्होंने कॉल उठाई और ही वाज लाइक कि आई एम गुड राजा, ही कॉल्ड मी राजा। तो ही वाज लाइक कि आई एम गुड, आई एम फाइन, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल आना मुझसे मिलने के लिए।
तो उस वक्त जब न्यूज़ चल रही थी तो तब पता चला कि शफीक तनोली का क्या नाम था, मेरे डैडा जान का क्या नाम था, हर जगह पे सिर्फ उनका नाम आ रहा था। तो वो दिन था व्हेन आई रियलाइज़ कि कितनी मुश्किल है उनकी ड्यूटी। हम उनसे कितनी सारी चीज़ें कहते थे कि यार आप हमें यहाँ नहीं लेके जाते, आप हमें वहाँ नहीं लेके जाते, बट समहाउ सुबह से लेके शाम तक जो कॉलेज का टाइम होता था, कॉलेज के बाद आई डोंट रिमेंबर कि कराची का कोई ऐसा थाना होगा या पुलिस स्टेशन होगा जहाँ मैं उनके साथ नहीं गई। वो कहते थे मैं चिपकी रहती हूँ उनके साथ, तो मुझे मतलब कराची के सारे ऑफिसेस का पता है, हर ऑफिस का पता है। उनके साथ सुबह से लेके शाम तक मैं बैठी होती थी क्योंकि मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी। राइट मुस्कान, आप कितने छोटे थे और 6 साल की। एंड व्हाट आर योर मेमोरीज फॉर योर डैड? मैं बस बेल ही बजाती थी जब भी उनके ऑफिस जाती। राइट और बस मेरे पास बहुत कम मेमोरीज हैं। और बस जिस दिन उनका लास्ट डे था तो बस मुझे याद है कि मैं पिटी थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी, यानी मुझे आदत ऐसी लगा दी थी कि चलो अभी मैं घर पे हूँ तो छुट्टी कर लो। तो ऐसे करते करते ना मुझे आदत हो गई थी, तो मैं बिल्कुल ही मैं नहीं जाना। तो मेरा पेपर था, पता नहीं कौन सा, इंग्लिश का शायद, तो मैं ज़िद कर ली कि नहीं जाना, तो फिर मुझे उस दिन पड़ी थी। छोटी सी थी, मुझे पता ही नहीं था। और रात को सुबह तो इनको पड़ गई मार, रात को पिज़्ज़ा भी के लाइक मारा तो नहीं, लाइक हल्का सा डांटा। और ही वाज लाइक के इस मामले में, अच्छा पढ़ाई के मामले में उनका था, पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो उन्होंने इसको डांटा। तो शाम को क्या हुआ कि वो आए ऑफिस से, फिर आई थिंक कोई आधे घंटे के लिए वो घर आए थे। तो आए तो उन्होंने इसको पकड़ा और ऐसे करके ना उठाया, तो एकदम ना मुझे ग्रैब करने की कोशिश की। आई वाज लाइक नहीं डैडा जानी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, ऊपर जो है ना वो है फाउंड, वो है क्या कहते हैं, बल्ब है, मुझे लग जाएगा। तो ही वाज लाइक ओ हाँ लग जाएगा, लग सकता है। तो उसी इस पूरे उसमें वो लास्ट हमारी उनसे मीटिंग थी, वो रात की, कि मेरे हाथ में वो गरम पिज़्ज़ा था और मैंने उनके मुंह में वो बाइट करवाया और उन्होंने वो खा लिया। और उसके बाद मुझे कहते ये था क्या, मैंने कहा पिज़्ज़ा था, आपको नहीं पता चला। तो बहुत ऐसी मेमोरीज हैं जो नहीं हम लोग वो कर सकते। और ऐसी कई, सर आपकी तरफ मैं आऊँ, ऐसी कई कहानियाँ हैं हमारे, आपने कुछ नाम लिए, पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे पुलिस फोर्स के हमारे सामने आते हैं। मुझे तो रह के सिर्फ तयूर याद आते हैं। द ब्रेवरी, द वैलर, द करेज, इतनी ज़बरदस्त, और वो तो खैर सुबह हमसे ज़्यादा शिकार रहा है। बट सेइंग दैट ऐसी लातादाद हज़ारों लाखों कहानियाँ होंगी सर। महकमा जो है कैसे इंश्योर करता है कि जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो महकमे का सर का ताज है, तो उनकी वेलबींग, उनकी लुक आफ्टर कैसे इंश्योर की जाती है? देखें, हमारे महकमे में प्रॉपर वेलफेयर का एक सिस्टम है और हम लोग अपने हर डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को संभालता हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, क्योंकि शफीक साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में थे और इस तरह बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं उनके साथ हम लोग मुस्तकिल बुनियादों पे राब्ते में रहते हैं। और जब कभी भी कोई शहीद होता है, यूँ तो हम कोई इतना कंपनसेट इस चीज़ को नहीं कर सकते कि एक जान ज़ाया हो गई, फैमिली के लिए उसकी क्या अहमियत है, माशरे में उसकी क्या जगह है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। लेकिन यह है कि शहीद पैकेज हमारा होता है जिसमें हम जो मुराद हैं उसमें 23 मिलियन मुख्तलिफ रैंक्स के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, उसमें हम लोग वी स्टार्ट फ्राम 23 मिलियंस और एक प्लॉट होता है। फिर जो शहीद की फैमिली में अगर कोई फैमिली मेम्बर पुलिस की नौकरी ज्वाइन करना चाहे तो उनका कोटा होता है, उसमें 2 नौकरियां उनको दी जाती हैं। और इसके अलावा अब तो ये भी है कि जब शहीद हो गया तो उसकी तनख्वाह मुस्तकिल रिटायरमेंट तक चलती रहती है, प्रमोशंस भी होते हैं, जिस तरह नॉर्मली किसी ज़िंदा मुलाजिम है उसका होगा, तो उसी तरह उसके प्रमोशंस भी होते रहेंगे और उनको पे भी आती रहेगी। और अब हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस की तरफ से इंश्योरेंस भी करा दी गई है, हेल्थ इंश्योरेंस का सिलसिला है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है फैमिली के पास और वो तमाम मुलाजमीन के लिए भी होता है। जैसे शफीक तनौली साहब की हम बात करें शहीद की, अब उनकी ये बच्चियां हैं, तो जहाँ ख़वातीन होती हैं डिपेंडेंट्स में और वो अगर पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं तो फिर उसके देयर इज़ नो बार, आप आराम से वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। अब सनीता जिस तरह है, ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं बाय द वे, तो ये अपना ये काम भी करती हैं और हमारे साथ राब्ते में रहती हैं। वी आर मोर लाइक अ फैमिली। देखिए पुलिस जो है वो एक खानवादा है, आपस में
वी आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर इन सो मैनी वेज। और जो पुलिस के जो प्रेशर्स हैं वो हम एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं। आई एम अ सेकंड जनरेशन पुलिस ऑफिसर, मेरे वालिद भी पुलिस में थे, तो वो जो सनीता बात कर रही थी वो हम महसूस करते हैं, लेकिन हम घर पे जाके इस तरह की कोई मतलब बात नहीं कर रहे होते कि हम किस तरह के प्रेशर्स से गुजर रहे हैं, ताकि वो फिर उसका ओवरफ्लो ख़ानदान पे, फैमिली पे ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, और प्लस में आप देखेंगे कि जहाँ कहीं पे भी किसी को भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स जो शहीद हो गए हैं उनको तकलीफ़ होती है तो हम उनके साथ होते हैं। तालीमी इदारे एक बहुत अहम बात है कि एजुकेशन के हवाले से तो पाकिस्तान की जो भी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्राम आगा खान टू ज़ैबिस्ट, अगर हमारा कोई शहीद है, उसका बच्चा इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना दाखिला ले, वहाँ पे जाए, और उसकी सारी एजुकेशन की जो भी फीसेस वगैरह होती हैं वो महकमा बेयर करता है, और हम 100% जो है वो फ्री स्कॉलरशिप्स देते हैं अपने ऑफिसर्स के बच्चों को, जहाँ वो जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ रहे हैं, और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और अपने वालिद की शहादत का जो सिलसिला है वो आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में सनीता, एक ऑब्जर्वेशन भी है, और इसका तो बाज़ाब्ता है, देयर वाज़ अ क्लिप कि लाहौर के गालिबन SSPO साहब थे, ईद के मौके पे उनसे किसी ने पूछा कि जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो ईदगाह के बाहर मेरा एहलकार खड़ा है ना, वो भी आपकी गले लगना डिज़र्व करता है। और अब मैं देखता हूँ अक्सर, मैं आई लिव माई सेल्फ इन ईस्ट, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बट स्टिल बहुत से लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा आज के दिन के हवाले से कोई इस तरह का मैसेज आप ज़रूर दे के जाए लोगों को। अच्छा, सेम एज यू सेड कि थोड़ा सा पुलिस के साथ जो है वो थोड़ा आवाम को स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना नरमी से और बड़ा अच्छा बिहेव करके सलूक करना चाहिए पुलिस के साथ, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो मतलब घर की भी 100 परेशानियाँ होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें लेके आगे चल रहे होते हैं पुलिस वाले भी। और सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस वहाँ खड़ा है तो जब वो बच्चों को मिलते हुए देखता है तो वी डोंट इवन इमेजिन कि वो क्या क्या सोचा होता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं उनसे नहीं मिला, या मेरी माँ नहीं है, या मेरी वाइफ थी तो मैं उनसे मिल लूँ जाके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आवाम को पुलिस के साथ दोस्तों की तरह बिहेव थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि पब्लिक और जो पुलिस का एक जो रिलेशन है वो डेवलप हो सके। आवाम को पुलिस की तरफ थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, थोड़ा वो और ट्रस्ट डेवलप करे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आज से 11 साल पहले की, तो 11 साल पहले पुलिस बहुत डिफरेंट थी। जब मेरे फादर का टाइम था उस टाइम पुलिस बहुत डिफरेंट थी, आज पुलिस बहुत डिफरेंट है। अगर हम कंपैरिजन करें तो आज माशाल्लाह से पुलिस बहुत पढ़ी लिखी है, आज पुलिस के पास बहुत अवेयरनेस है, आज पुलिस के रिलेशनशिप जो हैं वो मीडिया के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आवाम के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग है, पुलिस आवाम को बड़े अच्छे से लेके टैकल करके चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा, क्योंकि वी आर नाउ सिटीजन्स, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी जो है ना चीज़ों को जो है माने, और उनकी जो भी हमारे लिए हमारी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं उनको हम जो हैं वो एक्सेप्ट करें, सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस आवाम का रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो अभी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है पुलिस और आवाम का रिलेशनशिप होना, एक अच्छा रिलेशन होना। थैंक यू मुस्कान, आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एंड वेलकम यू ऑन द शो ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके फादर की यादें ताज़ा करके, और आई एम श्योर इट वुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट वे फॉर यू इस बारे में बात करना, बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस इनटू योर लाइफ। एब्सोल्युटली। तो चलिए अब हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। बारिशें हैं और बारिशें चल रही हैं, और इसके साथ साथ सवाल अब ये पैदा होता है कि इतनी बारिशें जब होती हैं तो उसका पानी हम क्यों आगे ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल, और अब अभी तक मतलब पाकिस्तान को पिछले 5-10 साल 8 साल से कैलकुलेटर स्पेसिफिकली 8 साल से मुसलसल सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। पहले वो पंजाब हो, सिंध हो, अब तो बलूचिस्तान में भी हम सैलाब देख रहे हैं, आ रहा है, लेकिन वो पानी ज़ाया हो जाता है। वो पानी जो ज़ाया हो जाता है और वो पानी जिसका सैलाब का पानी आप कम कर सकते हैं, दोनों वेज़ में अगर आप उस पानी को सेव कर लें, उसके तरीक़ाकार को अपना लें, तो ना सिर्फ आप उसे इरीगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के इस्तेमाल में कर सकते हैं, आप सैलाब से भी बच सकते हैं, उस पानी को ज़ाया होने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स फाइनली किसी को तो ख्याल आया
कि जी कुछ कुएं इस तरह बनाए जाएं जो बारिश का पानी या सैलाबी पानी वो अपने अंदर स्टोर कर सके। दे युग हम आपको दिखा भी रहे हैं, और उससे जो ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर्स हैं उसको हम रिचार्ज कर सकें। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं हरीपुर में, और इस तरह के कुएं बनाए गए हैं, दे युग रिचार्ज वेल्स हैं ये, और ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे ये पानी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उससे तबाही भी इतनी नहीं आएगी। जी अच्छा, टोटल 9 बनाए गए हैं। तो हम इसी पे जो साइट इंचार्ज हैं इमरान खान WWF के, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने अरसे पहले ये काम शुरू हुआ था, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9 के करीब जो है इस तरह के कुएँ बनाए गए हैं, कितना पानी से सेफ हुआ? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारा ये जो WWF का जो ये प्रोजेक्ट है ये 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट पे है। जो पानी है हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं और किस तरह उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके हवाले से रिसेंटली ये जो है KP गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके हवाले से पानी को सेव करने के लिए हमारी जो वाटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, तो उसमें हमने रिचार्ज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, जहां पे हमने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में कोई 9 यूनिट इंस्टॉल किए, और उसके हवाले से जो हमने जो रिचार्ज वेल इंस्टॉल किए हैं, तो उसमें जो नजफपुर विलेज में हमने पहला जो इंस्टॉल किया है उसका जो कैचमेंट एरिया है वो हमारे पास बन रहा है 155 हेक्टेयर, और तो जिनसे जो रिचार्ज वाटर पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट का वो कोई 22,78,999 लीटर पर ईयर ये रिचार्ज करेगा। ये हमारा जो ज़रा बताइएगा, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम समझ पाते हैं, टेक्निकलिटीज़ को आप हमें बता रहे हैं, लेकिन जो एक आम इंसान है वो एक कुएं, मतलब हमने सालों साल बल्कि सदियों से कुओं में पानी जमा होता रहा है, उसको ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फसलों के इस्तेमाल के लिए, अपने जानवरों के पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ये ख़त्म हो गया है। ज़रा बताइएगा लोगों को कि ये क्या इतना ही कॉम्प्लिकेटेड काम है कि ये नामुमकिन सा नज़र आता है पाकिस्तान में और इतना पानी ज़ाया हो जाता है? देखिए सर, ये समझने की बात है कि हम अगर वाटर को देखें, पाकिस्तान में जो ग्राउंड वाटर है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। उसका मकसद क्या है? ये है कि हम तो पानी निकाल रहे हैं, लेकिन आया किसी ने ये सोचा है कि हम ज़मीन में वापस कितना पानी इंजेक्ट कर रहे हैं जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो, और हमारे जो पीक सीजन में जो गर्मियाँ होती है उसमें आया हमारे जो बोर होते हैं हम जो खुश्क हो जाते हैं, तो आया उसके लिए हमने कभी सोचा है? तो आम आदमी को ये सोचने की ज़रूरत है कि आया जितना पानी हम ज़मीन से निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके हम उसको ज़मीन के अंदर भी इंजेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में हमारी जनरेशन के लिए जो वाटर रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अब हरीपुर जो इलाका है कितना वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा, और 3 साल पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? और मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने 3 साल लगाए इसमें ये सारी चीज़ें हुई, तो एक तो हो गया कुआं भरना, और दूसरा हो गया जैसे आप जिसको इस्तेलाह भी कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड लेवल का रिचार्ज होना, तो वो क्या फ़ौरन से हो जाता है या फिर उसको भी वक्त लगता है? नहीं, ये सर ये एक स्लो प्रोसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा अरसे में ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो उसमें अब ये बारिशों पे डिपेंड करता है कि बारिशें जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपका जो हमने सिस्टम बनाया है उसके अंदर वाटर सीपेज करेगा। तो उस हवाले से ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो बारिशों का जो सीज़न है उस पे ये डिपेंड करता है। जितनी बारिशें ज़्यादा होंगी आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। एंड आई एम श्योर ये अपर एरियाज़ के साथ साथ हम कुछ दिन पहले आई रिमेंबर 2 हफ्ते पहले की बात है कि हम कराची में भी ये बात कर रहे हैं, वो पानी जो सड़कों पर ज़ाया हो रहा है उस पानी को किस तरह से फ़िल्टर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही बात कि हम ज़मीन से बहुत तेज़ी से पानी निकाल रहे हैं, ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन उसको वापस उस लेवल पर लाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो इस तरफ भी हमें सोचने की ज़रूरत है जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। जब आप बातें कर ही नहीं थी मेरे जहन में आया कि कराची में कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे बिल्कुल हैं। कर रहे हैं। वी इनवाइटेड देम इन द शो एज़ वेल। एक साहब हैं जिन्होंने यहीं सदर में इस तरह का काम करना शुरू किया, उन्होंने कुएं बनाए और उन्होंने अंडरग्राउंड लेवल रिचार्ज करना। एंड नाउ ही इज टेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर पीपल। एक और दूसरे गुलशन की साइड पे कुछ लोगों ने मस्जिद का जो वजू का पानी है उसको इस्तेमाल करते हुए और एक बंजर मैदान था उसको सरसब्ज कर दिया। आप करना चाहें आप सब कुछ कर सकते हैं, विल की बात होती है, चाहे वो ये मैदान हो या फिर ये मैदान वो जो चमक रहा है हमारी टेबल पर। हम बात कर रहे हैं हीरो पाकिस्तान की। आज हमारे साथ मौजूद है निसार अहमद जिन्होंने ब्लड टू ब्लड चैम्पियनशिप में अज़रबैजान में ये हो रही थी और टर्किश हरीफ को हराया है, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एंड इट इज़ एन ऑनर टू वेलकम निसार ऑन आवर शो। अस्सलाम वालेकुम निसार, सुबह खैर और बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू। कैसा था अज़रबैजान में टर्किश हरीफ को हराना? जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस इवेंट में इज़्ज़त दी और पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की इस फाइट के लिए। काफ़ी टफ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो और आपका जज्बा हो मुल्क का तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट फिर कोई वो नहीं रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही राउंड में नॉकआउट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वैसे ही काफ़ी फ्रेंडली किस्म का एक टायराड है कि जी पाकिस्तान है, खेला अज़रबैजान में है, खेला तुर्की के अगेंस्ट है। आजकल बड़े दोस्त मुल्क चल रहे हैं, लेकिन जब रिंग में बात आती है तो दोस्ती होती है? नहीं बिल्कुल रिंग में कोई दोस्ती नहीं होती है। ये है कि फ़ाइट से पहले कोई वो इस तरह नहीं होता है। फ़ाइट से पहले फेसऑफ होती है, आप अपना एग्रेशन दिखाते हो और वो अपना दिखाता है और उसके बाद जिस तरह फ़ाइट हो जाती है फिर दोस्ती का माहौल होता है, चाहे वो जीत जाए चाहे हम जीत जाए तो फिर दोस्ती का। टैलेंट वाइज टर्किश कैसा था? टर्किश फाइटरों का कॉम्बैट स्पोर्ट्स का अगर पाकिस्तान से के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत हाई लेवल है टर्किश। वो UFC में भी उनके फाइटर फाइट कर रहा है, 1FC जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें भी फाइट कर रहा है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जितने भी फाइटर है वो उस लेवल तक अब तक नहीं गए जिस तरह टर्किश फाइटर कर रहे हैं। और अभी जिस तरह कॉम्बैट स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अभी फाइटें पाकिस्तान में हो रही है MMA की तो उसमें इंशाल्लाह इन फ्यूचर बेहतरी है कि पाकिस्तान इस तरह बड़े बड़े फेडरेशन में जाकर खेल कर। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते फॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान अभी वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तान के पास कितनी लिमिटेड एक एथलीट के पास या एक बॉक्सर के पास कितनी फैसिलिटीज़ होती है। क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यही क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेरी 12 साल हो गई इस गेम में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े ज़िंदगी के आधा हिस्सा मैंने इस गेम में गुजारा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तरफ से या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला है जो हम करे कि यार हमने इतना मेहनत किया हमें वो फल मिला है। जब वहाँ जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं उनके बॉक्सर को देखते हैं तो क्या फैसिलिटी होती है उनके पास जब कंपैरिजन ड्रॉ करते हो आप? अगर कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट जो ट्रेनिंग उसमें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोफेशनल एथलीट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर डाइटिंग के साथ और प्रॉपर स्पॉन्सर्स के साथ होता आता है। न कोई उसका सिर्फ उसका फोकस होता है अपना गेम के ऊपर। हमें अगर इधर 12-15 घंटे काम करना पड़ता है घर के लिए, उसके बाद 2-4 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है और अगर फाइट करीब आती है तो फिर डबल टाइम ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो उसमें से घर को भी देखना होता है, अपना जो ट्रेनिंग का खर्चे अखराजात है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, इक्विपमेंट। तो इस तरह फिर फाइट के करीब हमें कंपनियों के पास जाना पड़ता है कि आप हमें स्पॉन्सर करे, हमें हमारी फाइट आ रही है, मेरी ये अचीवमेंट है, तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह सर क्या आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है? मैं ये अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ना जानने के लिए। जब आप कहते हैं कि जी उनको नहीं मिलता आपको नहीं मिलता, अदर फाइटर जो हैं
उनको बेहतर सहूलियात मिलती हैं। आपको जो भी सहूलियात मिली हुई हैं राइट फ्रॉम जहाँ आप ट्रेन करते हैं वो कैसा होता है? डू यू ट्रेन इन अ जिम? कितना घंटा करते हैं ये बताइए। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की बात की जाए, जिस तरह बड़ी फ़ाइट आती है, अभी मेरे तुर्की में फ़ाइट आ रही है, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर 2 महीने 3 महीने कैंप लगाना पड़ता है। जिस तरह बड़ी एकेडमी होती है, अगर थाईलैंड में हो, ज़्यादातर थाईलैंड में फ़ाइटर ट्रेन करते हैं, जितने भी खबीब है, मकग्रेगर है और जितने भी वर्ल्ड वाइज जितने भी फ़ाइटर्स है वो थाईलैंड टाइगर एकेडमी में ट्रेन करते हैं। अच्छा, तो उसके अगर अखराजात देखा जाए तो उसको पाकिस्तानी पर डे उसका 25-30 हज़ार रुपये खाने पीने का, रहाइश का और आपका ट्रेनिंग। महीना 10 लाख लगा लें आप। तो अगर आपका तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये हो तो आप उसको ट्रेनिंग करें। सबसे पहले अगर उस लेवल पे बात किया जाए, अगर आप जाना चाहते हो कि मैं 1FC या UFC में जाके पाकिस्तान के लिए चैम्पियन बनूंगा, क्योंकि बहुत मिलियंस लोग देखते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में जिस ट्रेनर के पास मैं 12 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो ख़ुद एक कंपनी में मुलाजिम है। बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उतना मेहनत करता है। मैं खुद मैनेज करता हूँ कि यार अभी मुझे क्या चीज़ खाना चाहिए, किस तरह डाइटिंग प्लान और ट्रेनिंग। तो वो जो भी आप कमा रहे हो उसका डाइट प्लान भी निकल रहा है, आपके घर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी निकल रहा है, ये सब उसी में से हो रहा है, और आपके कोच के लिए भी जो भी आपको चार्ज करना होता होगा। मुझे ये बताएं कि जब दूसरे मुल्कों में किस लेवल पर या कितनी जल्दी आकर किसी भी बॉक्सर को स्पॉन्सर मिल जाता है? वो अगर मैं 2024 वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, वो रिकॉर्ड में सब कुछ उसके ऑफिशियल पेज पे कि 2024 का जो वर्ल्ड चैम्पियन है पाकिस्तान से निसार अहमद है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। जो उस इवेंट में चैम्पियन रहे, चाहे वो इंग्लैंड से हो और इंडिया से हो, जिसमें उसमें इंडिया से भी हुआ था, इंग्लैंड से भी हुआ था, मुख्तलिफ कैटेगरीज में। उस टाइम 54 में मैं पाकिस्तान से हुआ था। उनका आप देखे लग्जरी लाइफ है, अपना ज़िंदगी गुजार रहे और अच्छा ट्रेन कर रहे हैं मज़ीद अब फाइटों के लिए। थाईलैंड में अभी कुछ टाइम पहले मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए बाकी वीक्स के लिए गया था, तो उसको मैंने देखा, वो सारे अभी जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं ख्वाहिशमंद कि वो वहाँ जाके खेलूँ, वो उसमें खेल रहे और अपना रिकॉर्ड बना रहे चाहिए उस तरफ। ऑलराइट, बेल्ट जीती आपने, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि किसी ने नाम अनाउंस किया और मिल गया आपको, ऐसा ही? बिल्कुल, मुबारक। मैं ये इससे पहले भी बहुत सारे मैं मेडल्स और टाइटल जीते जो इनाम के बातों तक रहे, लेकिन वो मिला नहीं है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली एक केस ने ऐलान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसने दे भी दिया था। और स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह इस तरह मुश्किलात में अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की तरफ से हमें ग्रेनियल स्पोर्ट्स पाकिस्तान का है और बोलो स्पोर्ट्स वेयर जो हमें इस मुश्किल घड़ी में स्पोर्ट्स गियर प्रोवाइड करते हैं, तो उनका और माइको पाकिस्तान उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी फाइट्स गियर और मेरे ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट किया। ओके, चले, तुर्की के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आपको, और दुआएं आपके साथ हैं, और वी नो कि यू विल नेल इट इंशाल्लाह, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो चले जनाब, ये थे निसार, और उम्मीद करते हैं कि जब वो तुर्की में फाइट जीत के आएंगे तो वो दोबारा यहीं पर होंगे। इसी के साथ वी विल टेक इजाज़त फ्रॉम यू, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।